जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एशिया के स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर एक और चाल चल दी गई है और जापान और फिलीपींस ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। लेकिन असली कहानी साइन से नहीं बल्कि सिग्नल से शुरू होती है। और सवाल ये नहीं है कि डील क्या है, बल्कि सवाल ये है कि इस डील के पीछे मैसेज किसको दिया जा रहा है। और यही आज की चर्चा है। और इस पूरे मैसेज को समझने के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जापान अपनी जो ये पूरी आइडेंटिटी है पैसिफिक और उसको लेकर, उसको ऑफिशियली अलविदा कह रहा है। ये क्या, ये कह सकते हैं कि अब जापान और फिलीपीन के बीच में जो ये पैक्ट हो रहा है उसके चलते। देखिए, जापान और फिलीपाइंस के बीच में अभी रिसेंटली एक पैक्ट हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो एक दूसरे को एम्यूनेशन सप्लाईज, जो भी अगर ट्रेनिंग करते वक्त कुछ भी अगर जरूरत पड़ता है तो हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। और जापान जो है फिलीपाइंस को कंटिन्यूसली कोस्टल रेडार रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता रहता है। उनके जो रेडार्स है उसको अपग्रेड करता रहता है, कंटिन्यूसली असिस्टेंस देता रहता है। क्योंकि जापान और फिलीपाइंस जो है अभी चाइना के रेडार पे है। क्योंकि चाइना को मालूम है कि अगर उसको ताइवान लेना है तो कहीं ना कहीं उसको जापान और फिलीपाइंस को डरा के रखने की जरूरत है। जापान और फिलीपाइंस दोनों अमेरिका के एक तरह से स्ट्रेटेजिक एलाई है इन द साउथ चाइना सी। और कभी भी अगर ताइवान के ऊपर कोई हमला होता है और अमेरिका कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वो फिलीपाइंस के अंदर जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां से वो डिप्लॉयमेंट्स करेगा। और जापान के अंदर ओकिनावा बेस है, उधर से वो उसका जवाब देने वाला है। अब ये देखिए कि जिस हिसाब से दोनों कंट्रीज जापान और फिलीपाइंस के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिफेंस, लॉजिस्टिकल, प्रोक्योरमेंट एंड एम्यूनिशंस, एक तरह से ट्रूप्स इंटरऑपरेटेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, हाई सीज में कैसे काम करना है, दूसरों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए किया जा रहा है। एक और एक चीज है, जापान ने जो अपनी पॉलिसी है कि वो अपने डिफेंस बजट से पहले 1% ऑफ द बजट से ऊपर खर्चा नहीं करते थे। सडनली आप देख रहे हैं जब से शिंजो एबे आए हैं उन्होंने ये डॉक्ट्रिन को एक तरह से चेंज कर दिया है। अब जापान मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। जापान जो है जितनी भी क्वाड कंट्रीज है उनके साथ भी एक तरह से अलायंस बना रहा है एट द इंडिविजुअल लेवल। भारत के साथ भी उन्होंने वही किया था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त सितंबर में जापान गए थे, उस समय आप देखिए कि जापान ने भारत के साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने के लिए तैयार हो गए थे। और वो बोल रहे थे कि वी कैन को डेवलप एंड को प्रोड्यूस डिफेंस वेपन सिस्टम्स फॉर आवर स्ट्रेटेजिक नीड्स। एक तरह से देखिए, जापान जो है एक तरह से डरा हुआ है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट नीति से। इसके लिए कुछ दिन पहले उन्होंने जो ताइवान के पास जो उनका एक आइलैंड है उधर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तैनात कर दिया। और क्लियर कट सने तकीची ने बोला है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, कि ये जो है वो चाइनीज इन्वेशन के मद्देनजर हमने किया है। और इसका रिएक्शन चाइना से बहुत ही तीखा रहा। चाइना ने एक तरह से इसका कंडेमनेशन किया और एक तरह से उनको वार्निंग दे दी जापान को कि आप मिलिटराइजेशन मत करिए। मतलब चाइना बोल रहा है कि हम चाहें तो जो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है वहां पर हम अपने ड्रोन्स भेजेंगे, हम अपने एयरक्राफ्ट भेजेंगे, अब हम अपनी वेसल्स भेजेंगे एनसर्कल करने के लिए, पर आप अपनी डिफेंस सुरक्षा में कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरह से जापान को एक तरह से वार्निंग दे दी है। और एक और एक चीज है, फिलीपाइंस और चाइना के बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चाइना जो है हमेशा जो फिलीपींस के शिपिंग वेसल्स है उनको टारगेट करता रहता है। चाइना ने फिशिंग मिलिशिया बनाया हुआ है, जो पीएलए नेवी है उन्होंने एक तरह से सरोगेट फिशिंग मिलिशिया बनाई हुई है, जो फिलीपाइंस के जो कंट्रोल्ड आइलैंड्स है वहां पर जाके वो फिशिंग करते हैं और एक तरह से उसको अपना भाग बना देते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि प्रॉब्लम्स अभी तक सीज के अंदर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। जैसे भारत के अंदर आपने देखा है कि गलवान या डोकलाम में कुछ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो चाइना सलामी स्लाइसिंग प्रैक्टिस करता है, सिमिलरली वो साउथ चाइना सी में भी वही कर रहा है। उसने वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं जहाँ पर चाइना ने, और उसके कारण वो बोलता है कि तो एंटायर साउथ चाइना सी मेरा है। और जापान के पास जो एक आइलैंड है उसको भी चाइना अपना मानता है। जापान वो आइलैंड आज जापान के कंट्रोल में है। अब जापान को डर है कि कभी अगर ताइवान पर हमला होता है तो कभी भी चाइना उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। इसी तैयारी के मद्देनजर फ्यूचर वॉरफेयर अगर हो सकता है, उसी मद्देनजर रखते हुए आप ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली दोनों नेशन जो है अपने सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए समझौता कर रहे हैं और उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। उमेश जी, फिलीपींस को लेकर अगर हम बात करते हैं तो फिलीपींस को लेकर हम ये कह सकते हैं कि फाइनली चाइना के जो प्रेशर है उसके सामने झुकने से फिलीपींस ने एकदम इनकार कर दिया है और अब घुटने टेकने वाला नहीं। और साथ ही साथ अगर साउथ चाइना सी की हम बात करें, पूरा जो इकोनॉमिक जोन नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि मिलिट्री जोन बनने वाला है। देखिए, फिलीपाइंस ने तो 4 साल पहले ही एक तरह से चाइना को जवाब देने की मन में ठान ली है। आप देखिए, उन्होंने $375 मिलियन में ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीदी है और हमने आज उनको थर्ड बैटरी भी उनको डिलीवर कर चुके हैं, वो तैनात हो चुका है। अब मिलिटराइजेशन नहीं, क्लैश ऑफ साउथ चाइना सी एक इमिनेंट लग रहा है मुझे। और जापानीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो जो उन्होंने वहां पर जाके जो अभी एग्रीमेंट साइन किया है, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, उससे पहले वो भारत भी आए थे। तो एक मैसेजिंग दिया जाता है कि हम भारत के साथ हैं और फिलीपाइंस के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट के अंदर ताने बाने में भारत भी इन्वॉल्व है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि भारत का भी एक स्टेक है। भारत अपना जो ट्रेड है वो ताइवान के साथ बढ़ा रहा है। जब भारत जापान के साथ एक तरह से डिफेंस और जितनी भी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है और बाकी एग्रीमेंट्स भी कर रहा है। भारत फिलीपाइंस को आर्म्स बेच रहा है और भारत अभी वियतनाम, इंडोनेशिया को भी आर्म्स बेचने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। इंडिया इज लुकिंग फॉर अ ग्रेटर रोल एंड ग्रेटर से इन द in South China Sea. This is clearly evident. अंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ अगर रही। हम जी, चाइना की हम देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन उमेश जी, अगर डिफेंस पैक्ट की बात करें तो एशिया में क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नया ब्लॉक बनता जा रहा है, एक मिलिट्री ब्लॉक? देखिए, मिलिट्री ब्लॉक क्वाड का बन चुका है, अब इसके अंदर स्क्वाड आ गया है। मतलब 2 पैरेलल ब्लॉक्स ऑलरेडी बन चुके हैं, क्वाड और स्क्वाड, जिसके अंदर कॉमन मेंबर्स क्या है, एक में फिलीपाइंस है, एक में इंडिया है। अब अमेरिका अनरीजनेबल एलाई हो चुका है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब जितनी भी कंट्रीज है क्वाड में और स्क्वाड में, वो अमेरिका को हटा के अपना खुद का एक सिक्योरिटी अपैरेटस बना रहे हैं। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और अभी आप देख रहे हैं फिलीपाइंस है और इंडिया है। ये भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत भारत एक तरह से अपना एक नया ही एक तरह से अलायंस बना रहा है। और उसके अंदर भारत चाहता है कि वियतनाम जैसे नेशंस, वियतनाम और इंडोनेशिया भी जो है वो भारत के पाले में आ जाए। ये देखिए, एक बहुत ही प्रिलिमिनरी सोच है, इसके ऊपर अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। पर जो चीजें हो रही है, इट इज मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन ओनली। दिस इज व्हाट आई फील। और इसी के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि ये सब जो ताने बाने हो रहे हैं, बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हो रहे हैं, दिस ऑल इंडिकेट्स दैट भारत इज एमिंग फॉर अ ग्रेटर से इन साउथ चाइना सी एंड बिल्डिंग अलायंसेस। देखिए, सबके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, और ट्रेड और कॉमर्स एंड डिफेंस को इंटरवाइंड करके साथ में काम कर रहे हैं। भारत की ये पॉलिसी आप देख लीजिए, कंटिन्यूसली वही हो रही है। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, और यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, भारत के साथ डिफेंस प्रोडक्शन के लिए
इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है, को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट भी करने को तैयार है। दिस इज अ सिक्योरिटी apparatus backed by trade and free logistics. India is working towards a maritime doctrine जिसमें एक तरह से जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज है उसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। जी, अच्छा उमेश जी, ये कह सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये अमेरिका की एक जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसका एक्सटेंशन मान सकते हैं कि विस्तार कर रहा है और इस तरह से? देखिए, इंडिया जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है। इंडिया डज नॉट वांट टू बी अ वसाल स्टेट ऑफ अमेरिका। आज मैं बोल देता हूँ जापान है वो उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आज भी कहीं भी उसको अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। भारत को नहीं कर रहा है। भारत के डिफरेंसेस है चाइना के साथ। भारत चाइना से तब लड़ेगा जब उसको जरूरत है। सिर्फ अमेरिका के लिए वो भारत चाइना से वॉर चालू नहीं करेगा। और इससे क्या होगा, भारत के लोगों को, भारत की डिफेंस फोर्सेस को एक तरह से ज्यादा क्षति होगी। अमेरिका वही चाहता है कि भारत के लोगों को क्षति पहुंचे। अगर भारत और चाइना के बीच में अगर क्लैश होता है तो इनिशियली जो चाइनीज रिस्पॉन्स होता है उसका जो मैक्सिमम डिवास्टेशन है, मैक्सिमम इंपैक्ट है, मैक्सिमम लॉस जो होगा वो भारतीय फोर्सेस के ऊपर होना चाहता है, ताकि एक तरह से चाइना का आर्सेनल एक तरह से वीक हो जाए और उसके बाद वो अमेरिका चाइना के ऊपर अटैक करके उसको विक्ट्री क्लेम कर सकता है। दिस इज द गेम प्लान ऑफ अमेरिका। यही काम उन्होंने एक तरह से वर्ल्ड वॉर में किया था। उन्होंने यूरोप को कमजोर किया, यूरोप को बोला कि आप नाजी से लड़ो, जापान को बोला कि आप भी लड़ो। और जब एक तरह से उनकी फोर्सेस हार रही थी उस समय उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला ना जापान के ऊपर, जबकि जापान सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका था। उसके बावजूद अमेरिका ने वहां पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब किए, एक नहीं 2 किए, एक तरह से मैसेज देने के लिए। दिस शोज हाउ कनिंग इज अमेरिका। सिमिलर चीज में वो भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है। भारत ने क्लियर कट बोल दिया हम करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट हम अभी अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं और हम एक तरह से अपना खुद का सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं जिसमें हम हमारे जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इक्वल स्टेक होल्डर्स मानते हैं। हम उनका सब्जुगेशन नहीं करते, हम उनका फायदा नहीं उठाते, हम वो काम कर रहे हैं। दिस इज वाई इंडिया इज एमिंग टू बिकम अ विश्व गुरु। हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहां पर प्रॉब्लम होता है द फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम इज इंडिया। अभी श्रीलंका में साइक्लोन आया था तो वहां पर इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू सेंड रिलीफ मटेरियल्स। और आप ये देखिए कि ये जो अमेरिका इतनी बात करता है उसका कोई औचित्य नहीं है। अमेरिकन हिपोक्रेसी इज एक्सपोज। अब देख लीजिए जो कनाडा अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है वो कल चाइना के जो माइक कैनबरी है वो चाइना के शी जिनपिंग से मिले और चाइना की जो 49,000 कार्ड्स के ऊपर जो ड्यूटी लगाई हुई थी वो उन्होंने हटा लिया। सेकेंड, और ये भी देखिए कि ईयू जो है वो अमेरिका का पार्टनर होता था, यूके जो अमेरिका का पार्टनर होता था, कनाडा जो अमेरिका का 5 आईज में पार्टनर होता था, वो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत से बात कर रहे हैं। यूके साइन करके जा चुका है, ईयू हमसे साइन करने वाला है जनवरी 27 को, कनाडा उसको एक तरह से फास्ट ट्रैक करना चाहता है। तो ये बताता है कि अमेरिका के खुद के एलाइज उसको डिच कर रहे हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भारत। इस सब चीज के अंदर ताने बाने में मोदी जी की डिप्लोमेसी है, इनविजिबल डिप्लोमेसी है। पर्दे पे पीछे रहकर काम करवा रहे हैं, पुश कर रहे हैं ताकि सब नेशंस आपस में इकट्ठा हो, ताकि हम अमेरिका और चीन की दादागिरी से बाहर निकल सके। दिस इज द विजन ऑफ मोदी जी, दिस इज द विजन ऑफ बीइंग अ विश्व गुरु, कि हम किसी के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेंगे। सारे नेशंस अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए दूसरे के साथ एक तरह से करार करेंगे जिसमें दोनों को फायदा हो। इट इज नॉट सब्जुगेशन, इट इज कोऑपरेशन। नो कंपटीशन बट कोलैबोरेशन, एंड इट्स अ विन विन पार्टनरशिप फॉर एवरीवन। और इसी मद्देनजर आप देखिए जापान, फिलीपाइंस और भारत का एक ट्राइलैटरल अलायंस तो बन चुका है। मोस्टली आप ये देखेंगे कि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। देखिए एक और एक चीज बता देता हूँ, फ्रांस ने भी अपने इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर में किन कंट्रीज का नाम दिया? इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, 2 क्वाड की कंट्रीज हैं।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबको देख रहा है, इन सब में कॉमन कड़ी किसकी है? इंडिया है। सीधी बात है। ब्रिक्स और G7 के बीच में किसको करने को बोला है रीअप्रोचमेंट? इंडिया को करने के लिए बोला है। ग्रीनलैंड से लड़ने के लिए डेनमार्क और जर्मनी के एनवॉइस बोलते हैं कि भारत को खड़ा होना चाहिए, जबकि जब भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला करता है सब चुपचाप बैठ जाते हैं। तो दिस इज द हिपोक्रेसी भी आल्सो इज गेटिंग एक्सपोज्ड। लेकिन उमेश जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि इस पैक्ट से शांति आएगी या फिर एक नई जंग खड़ी हो जाएगी? डिफरेंस आप देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स आने से फैलने से एक तरह से शांति आई थी। आप देखिए, अब यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया उसके ऊपर हमला कर रहा है। ईरान के पास नहीं है, इसलिए अमेरिका उसके ऊपर हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे, जो एडवर्सरियल फोर्सेस है जैसे अमेरिका और चाइना, वो आपके ऊपर दादागिरी करते रहेंगे। और इंडिया जो है इनकी दादागिरी के अगेंस्ट सबको समझा रहा है कि भैया साथ में रहो, हम एक तरह से कोलैबोरेशन करते हैं। हम एक तरह से किसके लिए इतने सारे फोरम्स बना रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका क्यों निकला? उसको समझ में आ गया कि भारत उसका अल्टरनेटिव बना रहा है, भारत ग्रो कर रहा है। और आप ये भी देखिए कि अमेरिका जो है उसको समझ में आ गया कि अगर वो मल्टीलैटरल फोरम्स में रहेगा तो उस फोरम में वो देखेगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री को जो इज्जत मिल रही है, अमेरिका के प्रधानमंत्री को, अमेरिका के राष्ट्रपति को डिमांड करना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री को 27 नेशंस ने उनको हाईएस्ट ऑनर कन्फर किया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति उसी के लिए भीख मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। रेस्पेक्ट शुड बी कमांडेड, नॉट डिमांडेड। आप उसको डिमांड नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री के चरण आके कुछ राष्ट्र अध्यक्षों ने उनके चरण छुए, क्योंकि भारत ने वैक्सीन दी थी उनको 110 नेशंस को। हमने 2,50,000 टन जो अनाज है वो अफगानिस्तान को दिया था। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इज एक्चुअली सर्विंग द वर्ल्ड, फीडिंग द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ये क्या अमेरिका करता है, यूरोप करता है, जिन्होंने भारत को प्लंडर किया? दिस इज व्हाट द डिप्लोमेसी ऑफ मोदी जी। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। देखिए, मैं इसमें भी क्रिटिसाइज करता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने टर्की को क्यों भेजा। जो टर्की जो नॉन एनिमी है इंडिया के, उसके लिए हमने उनको भी, जब उधर भूकंप आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू सेंड एड। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी मैं बोलता हूँ, इतना भी जेनरस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, मोदी जी की कुछ कंसिडरेशन है, पर ये मेरा व्यू है जी। बिल्कुल, और बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।